आज हम स्टार्ट करेंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को और क्या कहते हैं, फुल फॉर्म। तो हम स्टार्ट करेंगे थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या इसी को हम कहते हैं बीपीटी या फिर इसी को हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। व्हाट इज बीपीटी? दिस इज ट्रायंगल एबीसी। स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है थेल्स थ्योरम? बीपीटी क्या कहता है, कब हम कहते हैं बीपीटी या कब लगाते हैं बीपीटी? तो बीपीटी का स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है, इफ एनी लाइन ड्रॉन इन ए ट्रायंगल, है ना, पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड, यानी अगर बेस साइड ले लें इसके पैरेलल, ठीक है, ये मान लेते हैं ए बी सी हो गया, ये डी और ई हो गया, डीई दैट इज डीई विच इज पैरेलल टू बी सी, देन द रेशियो ऑफ ए डी एंड डी बी will be equal to the ratio of AE and EC। कि अगर कोई भी एक साइड किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई एक और साइड बना दी जाए, अगर, है ना, किसी एक साइड के पैरेलल एक और लाइन अगर बना दी जाए तो वो लाइन क्या करेगा, इन दोनों साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी जो दो पार्ट AD और DB का रेशियो बन रहा है वो दूसरे वाले साइड के दोनों रेशियो AE और EC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू आल्सो DE अपॉन BC। ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट हम बोल देते हैं, if a line drawn parallel to one side of a triangle, if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratios। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides is in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratios। यहां से एक काम और हम कर सकते हैं कि हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे,
तो पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर लाइन इस प्रकार से और पॉइंट ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ऑन एडी इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे, जिसको हम ई और एफ ई हो गया एफ जी मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं एफ एंड इसे जी। दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन। और हम B को E से मिला देते हैं और C को D से मिला देते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया है कि D पैरेलल टू BC, तो हम कह सकते हैं कि गिवन क्या हो जाएगा कि DE विच इज पैरेलल टू BC। D पैरेलल टू BC है। टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है क्या कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, हमने कुछ इस ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन का क्या हो जाएगा हमारा, कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं EF परपेंडिकुलर टू AD एंड DG परपेंडिकुलर ऑन AE एंड ज्वाइन, हम ज्वाइन कर रहे हैं BE एंड CD, BE एंड CD, ठीक है। BE और CD को हम क्या कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। अब हम चलते हैं, हम प्रूव करते हैं। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल यहाँ पे किस किस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, ADE ट्रायंगल और DEB ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ये वाला बड़ा वाला, फिर ये एक छोटा ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है ना, ये DEB। तो एक बार हम इनका एरिया निकाल के रेशियोज निकालेंगे, एक बार हम ट्रायंगल इसी EC को लेंगे। तो फिर करते हैं हम, करने के बाद और क्लियर होगा। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। तो ट्रायंगल ADE का बेस कितना है, ट्रायंगल ADE का बेस कितना है, EF है, तो 1/2 बेस कितना है, AD है। हम AD बेस मान लेते हैं क्योंकि इस बेस पे ना परपेंडिकुलर हाइट है, तो परपेंडिकुलर हाइट जिस बेस पे उस बेस को लेंगे, तो क्या हो जाएगा हाफ AD इंटू EF, ऐसा हो गया। इसके बाद अब फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, DEB। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हाफ, बेस कितना है BD। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है, EF ही हाइट लेंगे, हाइट बाहर की तरफ वाला ही लेंगे, वही EF। जरा इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, है ना, इसको 1 बना दें, इसको 2 बना दें, तो 1 डिवाइडेड बाई अगर 2 कर दें तो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ AD इंटू EF डिवाइडेड बाई हाफ BD इंटू EF। तो हाफ से हाफ और EF से EF कटेगा, तो क्या आ जाएगा AD अपॉन BD, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। हम फिर से लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल AD फिर से अलग से लिख रहे हैं। AD का एरिया जो जाएगा AE बेस पे कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना हो गया AE, और हाइट कितना हो गया, AE पे हाइट जो हो गई वो DG हो गई, तो क्या हो जाएगा DG। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। फिर इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल अब CDE, तो CDE ले लो, DC भी कह सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हाफ, अब बेस क्या लेंगे EC इंटू हाइट क्या हो जाएगा DG रहेगा।
ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन से नहीं घबराना, इक्वेशन हम ऐसे ही बना दे रहे हैं बस। अब क्या करना है, 4 को 5 से डिवाइड कर दो। सो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AE इंटू DG डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ EC इंटू DG। फिर से DG से DG कटा और हाफ से हाफ, बचा क्या, AE अपॉन EC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। तो अब देखो जरा क्या आ गया, फ्रॉम एरिया ऑफ AD और एरिया ऑफ AD दोनों का तो सेम है। हमको ये प्रूव करना होगा कि जो BED का एरिया है वो CDE के एरिया का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए। तो ये दोनों का एरिया कब इक्वल होगा? हाँ, तो अगर दोनों को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम एरिया इक्वल कर सकते हैं। और इसके लिए पिछले साल एक थ्योरम भी पढ़े होंगे, सेम बेस सेम पैरेलल का। तो सेम बेस सेम पैरेलल भी यही प्रूव करता है कि दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्टली बात कही सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सेम बेस सेम पैरेलल पे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इनका ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए और उनका एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये पिछले साल पढ़े हो गए होगा थ्योरम ये कि बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल व्हेन टू ट्रायंगल्स इज फॉर्म्ड देन बोथ एरिया विल बी इक्वल। क्यों पढ़े हो ना? तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा इन ट्रायंगल कौन कौन सा है, एक ट्रायंगल हो गया DEB, इन ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल, एक DEB हो गया और एक क्या हो गया, CDE हो गया। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। और ये किस कंडीशन से हो जाएगा, बाय द थ्योरम ऑफ सेम बेस एंड सेम पैरेलल। सेम बेस एंड सेम पैरेलल, एरिया बिकम्स इक्वल। Now from equation 6 and now from equation 3rd and 6, what will be happen कि क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CC। ये हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूव करना है। आई बात समझ में? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बात नहीं बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का कन्वर्स क्या है थेल्स का। तो बीपीटी थ्योरम क्या था कि अगर D पैरेलल टू BC हो तो AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल था। कन्वर्स क्या कहा जाएगा कि अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल हो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो, तो DE को पैरेलल किसके बनाना चाहिए, BC के। मतलब अगर पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होगा और कन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होगा। आई बात समझ में? तो यहां हमको प्रूव करना होगा कि जो DE है वो पैरेलल होगा BC के। तो जब भी ऐसे सिचुएशन में हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, प्रूव करना, तो हम मान लेते हैं कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है।
हम नहीं मान के चलेंगे और बाद में क्या कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे कि पैरेलल है। तो मान लेते हैं कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है। अच्छा, तो मान लेते, तो पैरेलल है क्या, तो हम मान लेते हैं कि DF BC के पैरेलल है। क्या पैरेलल है, DF BC के पैरेलल मान लेते हैं। तो ये कन्वर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट लिख लो। क्या है, गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये गिवन है। ठीक है, इन दोनों साइड्स का रेशियो गिवन है कि इक्वल है, ये गिवन है। तो प्रूफ हमको करना है क्या कि DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि लेट D इज नॉट पैरेलल टू BC। क्या आप करेंगे, लेट DE is not parallel to BC, therefore F is another point, F is another point on AC such that let DF पैरेलल टू BC। हमने क्या माना कि अगर D पैरेलल नहीं है BC के, तो F, और F कोई एक अनदर पॉइंट AC पे है। इसका मतलब क्या हो गया कि माना कि DF जो हो गया वो पैरेलल हो गया BC के, और DF अगर पैरेलल हो गया BC के, देन बाई BPT, अगर DF पैरेलल हो गया BC के तो BPT से क्या हो जाएगा, देन बाई BPT। BPT क्या कहता है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ऐसा हो जाएगा। अगर D पैरेलल नहीं है, DF पैरेलल है, तो AF अपॉन FC होगा ना, AF अपॉन FC हो जाएगा, है ना, प्रोपोर्शन। बट लेकिन होना क्या चाहिए हमको, जो प्रूव करना है, होना ये चाहिए कि AD अपॉन DB जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, AE अपॉन EC के। लेकिन होना तो ऐसा चाहिए, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो अब देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 करके। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलता है हमको कि AD अपॉन DB तो सेम है, कॉन्ट्रडिक्शन केवल इसी दोनों में है कि इसमें सही क्या होगा। तो AF अपॉन FC को हम इक्वल कर दें अगर AE अपॉन EC के। ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके लिए क्या करें हम, अभी AF अपॉन FC में +1 ऐड कर दें और AE अपॉन EC इसमें भी +1 ऐड कर दें। यही बस एक करना है मात्र काम, क्या +1 ऐड कर देना है। +1 ऐड करने से देखो मिलेगा क्या, ये +1 ऐड करने से क्या हो जाएगा, AF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC, ऐसा हो जाएगा। तो बताओ यहां से क्या मिलेगा, बताओ AF प्लस FC क्या कहा जाएगा, AF प्लस FC AC हो जाएगा, होगा कि नहीं, AC अपॉन FC इज इक्वल टू, बताओ AE प्लस EC क्या हो जाएगा, ये भी AC हो जाएगा, ये भी हो जाएगा AC अपॉन EC। अब यहां से AC और AC से में तो कट जाएंगे, ऊपर वाले कट जाएंगे, तो EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन FC इज इक्वल टू 1 अपॉन EC, या फिर हम कह सकते हैं कि EC इज इक्वल टू FC। तो देखो बच्चों हमको क्या मिल गया कि एक्चुअल में EC और FC दोनों क्या है, इक्वल है आपस में,
और ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं बताओ? EC और FC इक्वल कैसे हो सकते हैं? जब एक दूसरे के ऊपर क्या करे, कोइंसाइड करे। EC is equals to FC can be happened only when F point F and E are coincide with each other. Hence, the length of FC and EC can be equal only when F and E coincide on the same point. Or we can also say DE parallel to DF. DE parallel to DF only when line DF coincide on the line DE. कि ये जो लाइन DF है वो DE पे कोइंसाइड करेगा तभी पैरेलल हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल कब हो सकता है? जब कोइंसाइड करे, क्योंकि पॉइंट D से शुरू हो रहा है, ये BF और EB दोनों पैरेलल कैसे हो सकते हैं? मतलब दोनों इस तरीके से नहीं होंगे, वो किस तरीके से होंगे? इस तरीके से होंगे, है ना, इस तरीके से होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों लाइनें पैरेलल कभी तभी होंगी जब क्या हो, ये दोनों इस तरीके से हम एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही हो। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 कि DF पैरेलल टू, दिस इज DF पैरेलल टू DE which is parallel to BC. It can be happened only when DF coincide on DE. On line DE. क्या हो गया? Hence DE पैरेलल टू BC, और ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि D पैरेलल टू BC हो गया और D पैरेलल टू BC प्रूफ करना था हमको। पुट कर लो सर, फिर से देखो यहाँ पे एक बार। कन्वर्स में क्या था? कन्वर्स में ये था कि अगर हम ये दोनों लाइनें क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, गिवन हो कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल है, ये चीज हमको पता है, तो हमको प्रूव करना है D पैरेलल टू BC होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें यहाँ पे हो गई। प्रूफ पे क्या हो गया कि अगर D पैरेलल टू BC अगर हम मान लें कि नहीं है, यानी DF पैरेलल टू BC है, यानी F एक अनदर पॉइंट है किस पे, AC पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि क्योंकि D पैरेलल तो हमको प्रूफ करना है, तो पहले मान चलेंगे कि पैरेलल नहीं है, इसका मतलब DF पैरेलल हो गया। DF पैरेलल हो गया तो BPT क्या कहता है कि AD और DB का रेशियो AF और FC के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ये तो अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन हो गया। अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन जो हमने F मान लिया, उसके अकॉर्डिंग BPT ये कहता है, जबकि एक्चुअल में क्या चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, गिवन तो ये है ना, ये चीज गिवन है, और ये चीज क्या है, ये चीज एजम्पशन है। तो अब इसको 1 and 2 मान लिया। फ्रॉम 1 and 2 क्या कहता है कि AD और DB तो बेचारा इक्वल ही है, दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये इसको इक्वल टू ये। अब लड़ाई किसमें इसमें और इसमें है। अब ये दोनों प्रूव करना है, ये दोनों प्रूव करेंगे कि हम क्या है, इक्वल है आपस में। तो प्रूव करने के लिए क्या किया गया कि इन दोनों को इक्वल मान लिया गया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर इसमें क्या किया गया, +1 ऐड कर दिया गया दोनों में। लड़ाई इस बात की है कि DF कोइंसाइड कर रहा है DE के साथ, ये प्रूव करना है कि दोनों एक्चुअली में जो दो रूप दिख रहे हैं वो एक ही हैं। तो क्या किया गया, दोनों में +1 कर देना है। +1 करते ही क्या हो जाएगा, दोनों साइड +1 करेंगे तो ये प्लस ये हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा ये प्लस ये।
अब ये जो AF और FC है, AF और FC भी तुम्हारा AC बनाएगा, या AE और EC भी तुम्हारा क्या बनाएगा, AC बनाएगा। तो दोनों में साइड में AC AC आ जाएगा, तो AC से AC कट जाएगा, 1/FC 1/EC का मतलब EC और FC क्या हो गया, बराबर हो गया। EC और FC बराबर होते ही क्या हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम क्या कह पा रहे हैं कि अगर EC और FC एक्चुअल में बराबर है, इसका मतलब FE पे कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, FE पे कोइंसाइड। इसका मतलब क्या है कि जो DF है वो DE के पैरेलल है, जो कि BC के पैरेलल हो गया। ये ओनली व्हेन, केवल तभी हो सकता है जब DF क्या करे, कोइंसाइड करे DE पे। जो DF लाइन है वो D लाइन पे कोइंसाइड करे। ये हमको बताना पड़ेगा ना कि ये कोइंसाइड कर रहा है, तभी हम कह पा रहे हैं कि वो कोइंसाइड करेगा तभी पैरेलल हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ये पैरेलल टू D पैरेलल टू BC हो गया। इसका मतलब DC BC के D BC के पैरेलल हो गया। नोट डाउन।